Good morning, children. Babita Parmar, welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चे हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 6, चैप्टर 5 आपका शुरू हो चुका है. एक क्विक रिविजन. आज हम पढ़ने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पर उससे पहले कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं इसके साथ कनेक्टेड हैं, जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ी हैं, उसका एक क्विक रिविजन करेंगे. पहली टर्म जो आपने पढ़ी दैट वाज मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन को हम याद रखना है, अपने आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं किस हद तक कोई सब्सटेंस जो है मैग्नेटाइज होता है इन द एक्सटर्नल फील्ड, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन. ठीक है. इस दिस आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है हम यूज़ करते हैं. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द करंट इनटू एरिया. मैंने कई बार कैपिटल आई ही यूज़ किया, उसमें कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ एन, ये आपका अलग है क्वांटिटी एंड दिस इज़ डिफरेंट. ये आई जो है, अगर दिस इज़ आई वैक्टर, दैट इज़ मैग्नेटाइजेशन. अगर कैपिटल आई है तो उसके ऊपर वैक्टर का निशान नहीं होगा. ठीक है. सो दिस डिफरेंस इज देयर. आई ए अपॉन द वॉल्यूम इज एल क्यूब. यहाँ से ये एम्पियर करंट के लिए हो गया, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब. तो ये आपकी यूनिट बन गई एम्पियर पर मीटर. दूसरी चीज़ जो आपने पढ़ी थी दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मैग्नेटाइजिंग फील्ड इस ये जो है दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड है दैट इज़ एच. ये भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ही है एंड इसकी डायमेंशन सेम है बिकॉज द नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी मटेरियल में दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द इंटरनल फैक्टर होता है जो मैग्नेटाइजेशन जो उसके एटॉमिक डायपोल अपने आप लगते हैं, आई प्लस एच के प्रोपोर्शनल ये होता है. ठीक है. सो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि दिस इज़ ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है दैट इज़ किस हद तक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दिस इज़ किस हद तक कोई फील्ड किसी सब्सटेंस को, ये मटेरियल है, इसको ये बाहर एच लगाया हुआ है, किस हद तक वो इसको मैग्नेटाइज करता है. और मैग्नेटाइज कैसे होते हैं, वो डायपोल अलाइन हो जाते हैं, दैट गिव्स द मैग्नेटाइजेशन. इनकी अलाइनमेंट होती है. तो सबसे बेसिक चीज़ जो थी दैट वाज कि जो एटम्स हैं वो हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यानी कि करंट प्रोड्यूस करता है. एंड करंट हो रहा है तो जहाँ पे करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय दिस राइट हैंड थंब रूल. अगर आपका इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है इसका मतलब आपका करंट किधर जा रहा है, ऑपोजिट टू इट. इस तरह से करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे को हो जाएगा. नीचे को हो जाएगा तो एम की डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखनी है, साउथ टू नॉर्थ पोल होती है. तो ये अगर मेरा हाथ ऐसे है नीचे की तरफ जा रहा है तो दिस इज़ गोइंग टू बिहेव एज अ साउथ पोल. इफ़ यू सी ये कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट के लिए, चार्ज इज ऑपोजिट. सो साउथ का जब भी करंट क्लॉकवाइज होता है तो यू हैव साउथ पोल, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है यू टेक इट एज नॉर्थ पोल. और करंट ये जो है करंट कैरिंग कॉइल जो होती है दैट बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल. ये सारी चीज़ें बेटे हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट अ क्विक रिविजन इसमें हो रहा है. अब आपने आगे देखना है ये चीज़ें. तो ये 2 फैक्टर्स तो आपको बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए दैट दिस इज़ द रिलेशन वी हैव. एक और चीज़ जो हमने पढ़ी थी दैट वाज दैट जितना ज़्यादा आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उतना ज़्यादा वो मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन होगा, अलाइनमेंट होता है. वो खुद भी अपने आप जो ये जो इनका प्रॉपर अलाइनमेंट होता है उसमें एडअप हो रहा है. तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये प्रोपोर्शनल होती है टू एच. ठीक है. और ये आई इज़ इक्वल टू काई एच. तो काई इज़ दिस ससेप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं हम
ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, दिस इज़ अ ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी होता है कि कोई सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, हाउ इजीली द सब्सटेंस इज गेटिंग मैग्नेटाइज्ड। सो काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और चीज़ मैंने बताई थी, दैट वाज रिलेटिव परमियाबिलिटी। आपने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, दैट वाज एप्सिलॉन, दैट वाज परमिटिविटी, है ना। ये क्या है, परमियाबिलिटी। This relative permeability, that relative permeability is equal to the ratio of the permeability when the medium is there to that free space, or you can write magnetic field when there is some medium and the magnetic field through the vacuum. So अगर through vacuum अगर यहाँ से देखें तो ये वो फैक्टर है जो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बढ़ गया जब हमने वैक्यूम की बजाय जो वहाँ पर कोई मटेरियल रखा हुआ है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, दैट बी एम इज़ इक्वल टू म्यू आर बी ज़ीरो। और दो फॉर्मूलाज मैंने आपको बोला था कि याद रखने हैं, दैट इज़ बी ज़ीरो इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू एच, बी एम इज़ इक्वल टू म्यू एम इंटू एच। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक इन दोनों के बीच में भी रिलेशन बताया था, दैट म्यू आर इज़ इक्वल टू 1 प्लस काई होता है। ये वो फैक्टर है जो ये बताता है कि कोई मीडियम रखने के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितने फैक्टर से बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाएगा, उस चीज़ को ये बताता है। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा एक और चीज़ हमने पढ़ ली थी, दैट वाज डाई मैग्नेटिक हम पढ़ चुके हैं, देन पैरामैग्नेटिक हम पढ़ चुके हैं। डाई मैग्नेटिक में जो है वो वाले मटेरियल्स आपके आ रहे थे जिनकी जो कि राइट हियर, डाई में हमने क्या किया था, वो वाले मटेरियल हमने कंसिडर किए थे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं, एंड दे आर रिपेल्ड बाय द वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। आप यह कह सकते हैं कि दे आर वीकली रिपेल्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड ऑपोजिट टू फील्ड होते हैं, जबकि जो पैरा हैं ये भी वीकली मैग्नेटाइज्ड हैं, लेकिन ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होते हैं। और जो आप आज पढ़ने वाले हो, दैट इज़ फेरोमैग्नेटिक। जो फेरोमैग्नेटिक हैं ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मेरी राइटिंग अभी इसमें थोड़ी ख़राब सी हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसा समझाने के लिए बोल रही हूँ, अभी फेयर में मैं करवाने वाली हूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आज थोड़ा सिर्फ फेरोमैग्नेटिक करेंगे एंड विल कंपेयर ऑल द थ्री ऑल्सो लेटर। सो सब अब आते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटीरियल क्या है, इसकी भी थ्योरी क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स वो मटीरियल्स हैं जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। So the material which are strongly magnetized in the direction of applied magnetic field are known as ferromagnetic material. Example iron, steel, nickel, cobalt, alloy like Nico, ये एक alloy है एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट का। और इसमें देखिए बच्चे की एक ख़ास बात ये है कि ये चीज़ें जैसे हमने कहा कि जो डाई मैग्नेटिक है उसमें डाई मैग्नेटिक जो आपकी मॉलिकुलर एटॉमिक MOT है ना, मोटी नहीं बोल रही हूँ, MOT मॉलिकुलर एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से हमें ये देखते हैं कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन पेयर में हैं, तो वो कैंसिल कर देते हैं अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट, और वो किस तरह के होते हैं, डाई मैग्नेटिक होते हैं। बाकी जो जिनमें पेयरिंग सी नहीं होती है, ठीक है, कुछ जो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को थोड़ा बहुत, तो वो जो हैं कुछ में थोड़ी
कम होती, कुछ में थोड़ी ज़्यादा होती है। उस हिसाब से आपके पास दो आ जाते हैं, एक पैरा हो जाता है, एक फेरो हो जाता है। तो ये इस तरह से इसमें जो हैं आपके एटॉमिक डायपोल नहीं रहते हैं, एटॉमिक डायपोल नॉट प्रेजेंट। यहाँ एटॉमिक डायपोल प्रेजेंट होते हैं। पैरा में एटॉमिक डायपोल है, लेकिन फेरो के जो एटॉमिक डायपोल्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, ये फ़र्क रहता है। इसमें आपने बोला था कि एटॉमिक डायपोल हैं, ठीक है, इसमें भी एटॉमिक डायपोल है, लेकिन वो आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट इस तरह से करते हैं कि वो एकदम से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं छोटे छोटे से रीजन में, जिनको कि डोमेन कहा जाता है। वो पैरा में नहीं है, वो आपके किस में आएगा, मतलब इसमें भी एटॉमिक डायपोल है, इसमें भी एटॉमिक डायपोल है, लेकिन वो लोग अपने आप को अलाइन करते हैं एक छोटे सी वॉल्यूम के अंदर, जिसका नाम देते हैं हम, एक डोमेन थियोरी पढ़ेंगे इसमें। इसको डोमेन थियोरी या इलेक्ट्रॉन थियोरी भी बोला जाता है। डोमेन वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसे छोटे छोटे से हिस्सों में जो डायपोल्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। फिर जब फील्ड लगाते हैं तो फिर और ज़्यादा जो है डायपोल्स अलाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं सबसे पहले। तो प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है। सो फर्स्ट पॉइंट, they are strongly magnetized, right? And or you can say they are strongly attracted in the magnetic field. So second point, जो the net magnetic डायपोल मूवमेंट है ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज नॉट zero. Therefore atomic dipole exist. जब इसकी हम थ्योरी पढ़ाऊंगी मैं, उस वक्त बताऊंगी, एडिशनल पॉइंट आएगा कि वो डोमेन की फॉर्मेशन करते हैं। तीसरी बात कि मैग्नेटाइजेशन किस में है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मैग्नेटाइजेशन इज, वो भी कैसी मैग्नेटाइजेशन, लार्ज मैग्नेटाइजेशन है। लार्ज मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन, तभी वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया, therefore I and H are large and in same direction. Here you can say I is large and in same direction that of H. राइट अभी इसीलिए आप बता देते, आई क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, किस हद तक वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है, एच फील्ड किस हद तक उसको मैग्नेटाइज कर रहा है। सो दिस इज व्हाट दे हैव इन द सेम डायरेक्शन। एंड काई इज इक्वल टू क्या होता है, आई वैक्टर अपॉन एच वैक्टर, दिस इज व्हाट वी हैव। सो देयरफॉर काई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, द काई इज large, very large and positive, ठीक है। डाई में क्या था, स्मॉल एंड नेगेटिव, पैरा में क्या था, स्मॉल एंड पॉजिटिव, दिस इज वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव। सो अब चौथा, दैट रिलेटिव permeability, mu r, is related to chi by mu r is equal to chi plus 1. So very large positive
quantity is added to 1, so this implies that mu r is very much larger than 1. अब ये वैल्यूज में रटने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द थिंग विच यू शुड, ये इस तरीके से आपने सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद करनी है. अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो दे मूव क्विकली, सेम वैसा ही है. सो इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field, they move quickly from weak to strong magnetic field. आपने वही डायग्राम ड्रॉ करना है. दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. यहाँ आपके पास ये वॉच ग्लास है. इसके ऊपर पाउडर्ड फॉर्म में है. यहाँ ये यहाँ पर आपका फील्ड वीक है, यहाँ आपका फील्ड स्ट्रॉन्ग है पोल के पास. तो ये इधर पे ऊंचा हो जाएगा, यहाँ नीचे रहेगा, लाइक दिस. पाउडर्ड फॉर्म में अगर ये या लिक्विड इसको बिल्कुल उसमें किया हुआ है तो ये इस तरह से मूव कर जाएगा. यही मैग्नेट को मैं अगर ऐसे रख देती हूँ, पास पास रख देती हूँ, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, और ये वही आपका वॉच ग्लास है. अब यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसके कंपैरिजन में इधर आपका वीक होगा. तो यहाँ जब आपका इस तरह से कलेक्शन हो जाए, यहाँ ज़्यादा हो गया, जहाँ स्ट्रॉन्ग है, इस तरह की मूवमेंट इनमें मटेरियल्स में देखी जाती है. ठीक है. देन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे प्रेफर टू क्रॉस थ्रू देम. सो कौन सा नंबर होगा अभी? 6 हो गए हमारे. 6th, अच्छा 5 हो गए है ना. 6th प्रॉपर्टी, when they are placed in a magnetic field, the magnetic field lines prefer to, उसमें क्या था, most of them, यहाँ पे the magnetic field line prefer to pass through them, यानी जितनी भी हैं आपकी, if this is your north pole, this is your south pole, this is the ferromagnetic material, यहाँ से ये आ रहे हैं, सब के सब इसके अंदर से. So like this, all the field lines passes through the ferromagnetic material. Now this ferromagnetic material, their temperatures से ये इसकी मैग्नेटिज्म में फ़र्क पड़ता है. They are affected by the 7th point, आप ये लिखेंगे 6th 7th. उसमें हमने लिखा था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लूजेस मैग्नेटिज्म विद राइज. हियर विद rise in temperature,
their magnetism of ferromagnetic material is affected, and after particular temperature called Curie temperature, it becomes पैरामैग्नेटिक. ये पैरामैग्नेटिक जो हैं बन जाते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा. सो नाउ वन मोर थिंग, क्यूरीज लॉ भी हमने क्योंकि सेकेंड इसमें कर दिया था. सो हियर यू कैन से दैट दे ओबे क्यूरी लॉ सर्टन टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट तक वो करता है, क्यूरी टेम्परेचर तक, उसके बाद डिसअपेयर होता है एंड स्टार्ट बिहेविंग एज अ पैरामैग्नेटिक. दिस ये फेरोमैग्नेटिक जो हमने कल पढ़ा था, सॉरी पैरामैग्नेटिक में भी बेसिकली जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही आपका क्यूरी लॉ है. सो दे आर उसमें जो है क्यूरी लॉ को बिल्कुल वो ओबे करता है, और जैसे टेम्परेचर के साथ उसकी जो वेरिएशन है वो बिल्कुल एकदम से बुरी तरह से उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़राब हो जाती है. ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. लेकिन ये जो है फेरोमैग्नेटिक दे बिकम्स पैरामैग्नेटिक. ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, और पैरामैग्नेटिक जो होते हैं दे लूजेस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विद द राइज इन टेम्परेचर. सो क्यूरी लॉ की बात करेंगे तो दोनों के दोनों जो हैं क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन आपका जो डायमैग्नेटिक है दे डू नॉट ओबे द क्यूरी लॉ. उनका टेम्परेचर उसमें तो पहले ही खुद ही उतने एटॉमिक डायपोल ही नहीं होते, थोड़े से इंड्यूस डायपोल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगाया जाता है. तो चलिए ये साथ साथ प्रॉपर्टीज़ सारे ही हमने कर चुके हैं. अब इसकी जो है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो क्या कहती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन या फिर डोमेन वर्ड भी यूज़ करते हैं इसके लिए. डोमेन थ्योरी of ferromagnetism. Magnetism. ठीक है, तो इसमें भी हम पॉइंट वाइज ही चलेंगे जैसे पिछले लेक्चर्स में चलते आए थे. राइट, अब इसमें जो पहला पॉइंट आप लिखोगे बच्चों कि वो है कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स you have atomic dipole exist same as that of para. So in ferromagnetic materials atomic dipole exist as that in कौन था वो पैरामैग्नेटिक. therefore net magnetic moment m vector is not equal to 0, but atomic dipole here क्या करते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से वो इंटरैक्ट करते हैं. अड़ोस पड़ोस वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में इंटरैक्शन होती है विद ईच अदर इन सच अ वे इस तरह से उनका इंटरैक्शन होता है कि
arrange themselves, yeah, they align themselves, कोई बाहर से फोर्स नहीं उसके ऊपर लगा, they align themselves in same direction, सारे के सारे नहीं, same direction in small volume called domain, जैसे डोमेन उसको बोलते हैं. सो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्ट करते हैं, जिसको एक्सचेंज इंटरेक्शन कपलिंग कहते हैं. ठीक है, डोमेन में सेम डायरेक्शन स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड डोमेन, एंड दिस फिनोमेना ऑफ दिस इंटरेक्शन इज नोन एज एक्सचेंज इंटरेक्शन, और कपलिंग बोला जाता है उसको. ठीक है, तो ये इस तरह से होते हैं. जैसे मान लीजिए ये आपका स्पेसिमेन है, दिस इज अ स्पेसिमेन. ठीक है, इसमें से ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बराबर जैसे शेप में मैं बना रही हूँ, ऐसी बहुत सारे डोमेन, छोटे 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 डोमेन बड़े सारे होते हैं, लेकिन की साइज़ बड़ी छोटी है, तो ऐसे मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके दिखा रही हूँ. तो मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे जो है ये कुछ जो है वो इस तरह से अपने आप को इन्होंने अरेंज कर दिया, कुछ हैं वो मान लीजिए इस तरह से हैं. ठीक है, कुछ इधर हैं, कुछ मान लो इस तरह से हैं, कहीं को भी हैं, बट लेकिन ये जिस रीजन पे ये लोग हैं, यहाँ वाले सारे एक डायरेक्शन, यहाँ वाले सारे डायरेक्शन, यहाँ वाले सारे डायरेक्शन, यहाँ वाले सारे डायरेक्शन में. तो ये जो छोटे छोटे रीजन हैं, दीज आर दी डोमेन्स, जैसे छोटे छोटे हिस्से बना लिए. ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये दीज आर द डोमेन्स. ये डोमेन है, छोटे छोटे हिस्सों में जो है ये बट गए. डोमेन की जो साइज़ होती है, आप ये मानो कि साइज ऑफ डोमेन जो होगी दैट इज़ ऑफ 1 मिलीमीटर के साइज़ के ये होते हैं, बहुत सारे हैं. और एटम बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें. एटम इन ईच डोमेन इज अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 10⁻11. इतने सारे जो हैं ये है. ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा ऐसे बता दिया कि छोटे 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 रीजन में, जैसे हॉस्टल में डोम्स होते हैं, उसमें बच्चे जो हैं 6 बच्चे एक डोम में रहते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं जो कि एक डायरेक्शन में जो अलाइंड हैं, वो छोटे छोटे से एरियाज़ में आ जाते हैं. उन एरियाज़ को हम बोलते हैं डोमेन्स. ठीक है, आप जब इसमें आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, तो इस पे जब एक्सटर्नल फील्ड लगाया जाता है, तो ये सारे जो एटॉमिक डायपोल हैं, दे स्टार्ट्स अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. तो जिस भी एरिया का डायरेक्शन सेम होगा दैट ऑफ द फील्ड, उसका एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. जिसके ऑपोजिट होती है उसकी एरिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, सो सी द व्हाट हैपेंस इज व्हेन magnetizing field is applied, that is your H is applied here, जो कि उसको मैग्नेटाइज कर रही है, is applied, domain growth takes place. Domain growth takes place, that is the domain whose dipole align in the direction of H, डायरेक्शन ऑफ H में जो कर रहे हैं, सो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड, वो उसका एरिया जो अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिज्म, क्या लिखा, व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड
domain growth take place, that is the domain whose dipole align in the direction of field, increase in its size, whereas domain having opposite, you can say, alignment reduces in size. ठीक है, ये इस तरह से बाउंड्रीज जो है उसकी अरेंजमेंट जो होगा डोमेन्स का वो इस तरह से चेंज हो जाएगा. अब इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो हाउ कैन आई ड्रॉ? सेम वही चीज़ ड्रॉ करूँगी. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जहाँ जो जो सारे उस फील्ड, दिस इज एच इज अप्लाइड हियर यू, अब सपोज दिस इज वीक ओनली नाउ, शुरू में धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे. तो अब जो हैगा, अब ये कौन है जो इसकी डायरेक्शन में ये है, और व्हाट आई विल डू इज दे चेंज लाइक दिस, द ऐसा ऐसा मैं टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे गया, ऊपर वाला मुझे बड़ा करना है, आई विल डू लाइक दिस है ना. अब ये इस तरह से हो गया, ये वाला एरिया ज़्यादा हो गया. बाकी आपके जो इधर इधर थोड़े कम हो गए, इधर भी थोड़े कम हो गए. फिर जैसे जैसे आप फील बढ़ाते जाएंगे ये स्विंग करेंगे और आपस में ये ख़त्म हो जाता है ये चीज़ें. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट हैपन. देन इफ देन व्हेन दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज मेड मोर स्ट्रॉन्गर, third point, when H is very strong, जब ये बहुत strong हो जाता है, ठीक है, domain starts swinging around and they set in the direction of, ये जो very strong जब feel आ जाता है तो ये जो the domains start swinging around such that they set in the direction of applied field, and the substance get strongly magnetized. Strongly magnetized in the direction of field. ठीक है, and this is called your swinging effect. Swing, यहाँ पे ये इस तरह से स्विंग कर रहा था, दिस स्टार्ट स्विंगिंग एंड दिस इज नोन एज अ स्विंगिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं. ठीक है, पहले हमने एक और वर्ड यूज़ किया था, दैट वाज योर डोमेन ग्रोथ, है ना, और एक किया था डोमेन. ये टर्म्स थोड़े से, बाकी बिल्कुल सिंपल वही पैरा वाला हिसाब किताब है. ये स्पेशली एक छोटे छोटे से घर बना के रहते हैं तो सब अलाइंड है पहले से ही, थोड़े 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 थोड़े. जैसे ही आप वीक फी लगाते हैं तो ये जो ज़्यादा वाले उनका डोमेन का एरिया बढ़ जाता है. यहाँ पे ये स्विंग कर जाते हैं, देन यू डोंट सी कि वही सेम डायग्राम, दिस इज़ द स्पेसिमेन, है ना, और ये डोमेन जो है वो आपको डॉटेड से कर दिए मैंने. ये जो बाउंड्रीज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और सब के सब, ऑल ऑफ देम, दे स्टार्ट स्विंगिंग. जैसे मैं एवरी वन स्विंग लाइक दिस.
and this H is very strong. This is what we have. ठीक है, this is the direction of this field. The outside field is here. So this is what we have. Now एक word हम यूज़ करते हैं इसमें. अब ये यहाँ पे इसकी थ्योरी ख़त्म हो जाती है. कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, दैट इज़ वन इज़ फेस ट्रांजिशन. फेस ट्रांजिशन, दिस फेस ट्रांजिशन जो है, दिस इज at very high temperature, that is greater than Curie temperature. Curie's temperature. The ferromagnetic material changes into paramagnetic material, and this change is called phase ट्रांजिशन. ठीक है, जैसे ये आपका हो गया, यहाँ से किसमें कन्वर्ट हो गया, द फेरो मैग्नेटिक चेंज इनटू पैरा magnetic when the temperature, after temperature T. See, this is TC temperature. इसमें एग्जाम्पल एक दे सकते हैं आप, जैसे आयरन के लिए, फॉर आयरन this TC is equal to 1043 Kelvin. Cobalt के लिए it is TC is 1393. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी तो ये टेम्परेचर्स आपको दिए होते, कई बार 1000 ही लिख देते हैं ना, वन ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है. निकल के लिए दिस इज़ योर 630 केल्विन. तो इतने हाई टेम्परेचर पे जाकर ये जो है दे चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में ये चेंज हो जाते हैं, और उसको कहते हैं फेस ट्रांजिशन कहा जाता है. अब और एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. इसमें हमने 2 तरह के पढ़ने हैं. पहला आप पढ़ेंगे दैट इज़ अ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो सारे मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो कि डीमैग्नेटाइज आसानी से नहीं होते हैं. ठीक है, विच डू नॉट डीमैग्नेटाइज ईजीली. सो पहली बात, those ferromagnetic material which do not demagnetize easily, do not. तो ये जो those who do not demagnetize easily are called hard ferromagnetic materials. ठीक है, इसमें जो है
जब एक्सटर्नल फील्ड हटा भी दिया जाता है, व्हेन H is removed, still they are magnetized. ठीक है, इसका मैग्नेटिज्म उसमें रहता है, इसीलिए इनको आप इस्तेमाल करते हैं जैसे परमानेंट मैग्नेट, यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक हैं, इसके एग्जाम्पल्स में आप याद रखेंगे, दैट इज़, एक तो आप एलनिको जो है बहुत, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का जो अलॉय है, दिस वन यू कैन राइट दिस, देन lodestone is also there, LODESTONE, ये आप एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये हुआ आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो स्टील भी आप डाल सकते हो, दैट इज स्टील। देन यू हैव द अदर इज, ये हार्ड हो गया, बी लेते हैं, कौन सा टाइप हो जाएगा, दिस बी विल बी योर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये कौन है, जो इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, those material which, कौन से वाले, फेरोमैग्नेटिक, those ferromagnetic materials which easily demagnetize, क्या हो जाते हैं, easily demagnetize on removal of external field are called soft ferromagnetic materials। ठीक है, ये इसमें डीमैग्नेटाइजेशन इजीली हो जाती है। सॉफ्ट जो आयरन कोर, ये इसको आप यूज़, जैसे उसमें हमने कहा कि परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस वाले में जो है दे आर, ये हम जैसे ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह, कंप्यूटर डिस्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो दे आर यूज्ड to make the core of transformer। फिर आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी यूज़ किया था, देन कॉमा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैग्नेटिक tapes, etc. Yes, example, your soft iron is there, the आयरन, यूजुअली देखना सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल की जाती है, बिकॉज इट इज़ अ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। दिस इज़ व्हाट वी हैव। अच्छा, एक और चीज़ जो है, क्यूरीज लॉ जो है, जैसे आपने फेरोमैग्नेटिक में देखा, दिस पैरा में एंड फेरो में, जो क्यूरीज लॉ है, दिस आपकी क्यूरीज
लॉ जो है, जब पैरा हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा दैट काई इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो सी अपॉन टी वॉज देयर। यहाँ पे जो रिलेशन है दैट इज़ काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। सो वेयर टी इज़ ग्रेटर देन टी सी, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा, सॉरी क्रिटिकल या क्यूरी टेम्परेचर से जो ज़्यादा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ससेप्टिबिलिटी का वेरिएशन है दैट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन, दैट इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है। सो द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जब भी आपका फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर when T is greater than TC, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस सेम, और दोनों का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, whenever this temperature becomes greater than TC, तो आपका फेरो जो है वो किस में चेंज हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में। और ये वेरिएशंस फॉर्मूलाज आपने दोनों ध्यान रखने हैं कि दिस इज़ व्हाट वी हैव। नाउ एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मान लो आपके पास आयरन एटम में एक आयरन लेते हैं, आयरन में जो एटम के अंदर जो डायपोल्स हैं, ईच एटम है ना, ईच आयरन एटम हैज़ 9 into 10 raised to the power -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इतने जो हैं डायपोल मोमेंट है, ठीक है। ईच आयरन एटम हैज़ दिस मच डायपोल मोमेंट, यानी ये आपको दिया हुआ है, और दैट मीन्स दिस m इज़ गिवन। मैं सीधे ही लेती हूँ, m कितना दिया हुआ है, 9 into 10 raised to the -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। डेंसिटी दी हुई आयरन की दैट इज़ 8 grams पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज़ योर डेंसिटी इज़ गिवन। देन व्हाट एल्स इज़ गिवन, मॉलिकुलर मास इज़ गिवन। मॉलिकुलर मास जो है वो आपको दिया हुआ है 55 ग्राम पर मोल। देन इफ डोमेन साइज जो है, डोमेन साइज भी दी हुई है आपको 1 into 10⁻⁻6 मीटर। अब आपको जो फाइंड करना है इसमें चीज़ें, सबसे पहले जो है यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ए। फाइंड नंबर ए आपको मान लीजिए दे देते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन अ डोमेन, नंबर ऑफ एटम्स इन अ डोमेन। आपको डोमेन की साइज दी हुई है ना, द साइज ऑफ द डोमेन इज गिवन, एंड नंबर पूछे हैं कितने हैं, साइज दी डोमेन की, डोमेन साइज इज दिस मच। नो, नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी दिया है, नंबर ऑफ ये पूछा हुआ है। नाउ मास और नंबर ऑफ एटम्स आपको मालूम है, मॉलिकुलर मास में कितने होते हैं, द एवोगैड्रो नंबर्स। इफ दैट, यहाँ पर आप क्या करोगे, यू नो यू हैव दिस, इफ यू टेक द मास एंड number of atoms, ठीक है। मॉलिकुलर मास कितना दिया हुआ है, 55 ग्राम्स। ओके, पहले तो ये इसको चेंज करना पड़ेगा, ये आप कन्वर्जन्स पहले करेंगे क्योंकि ये ग्राम मोल में दिया हुआ है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू चेंज फर्स्ट। पहले बात करते हैं इसमें, दिस डेंसिटी साइज दी है, साइज दिया 1 into 10⁻⁻6। दिस इज डोमेन साइज, यानी
साइड दी है, नॉट साइज, साइड, उसकी एक साइड दी हुई है, इतनी है, ठीक है, इतने मीटर की है। तो दिस लेंथ इट्स इन मीटर, ये तो चलो ठीक है आपका। देन यू हैव दिस डेंसिटी इज 8 grams, 8 gram per centimeter cube। वॉल्यूम तो यहाँ से निकल जाएगी आपकी, साइज़ आपको पता है उसकी, तो ओके। फिर बचता है ये कितना हो जाएगा, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप SI सिस्टम में कर दोगे तो दिस इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 8 × 10⁻³ kg per meter cube, है ना। और क्या है, मॉलिकुलर मास इज ऑल्सो गिवन, सो मॉलिकुलर मास इज 55 grams, सो इट विल बिकम 55 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे kg में करने के लिए, तो इट विल बी 55 × 10⁻³ kg per mole, है ना। दिस इज़ व्हाट यू हैव। मॉलिकुलर मास भी हो गया, ये भी चेंज हो गया सारी चीज़ें। तो आप देखो 55 × 10⁻³ में कितने, दैट एवोगैड्रो नंबर्स देखेंगे कितने हो जाएंगे। दिस इज योर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, कितना होता है वो, दैट इज 6.023 × 10⁻23, है ना, इतना नंबर ऑफ एटम्स है। तो मास ऑफ डोमेन, हमें तो मास ऑफ डोमेन पता नहीं है, हमें डोमेन की साइज़ पता है, डेंसिटी पता है। तो पहले तो साइज़ इसकी तो पहले मास देखनी पड़ेगी, तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, बट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं कैलकुलेट। मास ऑफ डोमेन जो है दैट विल बी, डेंसिटी होती मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज़ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 8 × 10⁻³ और वॉल्यूम कितनी दी हुई है, दिस इज़ 8 × 10⁻³ हो गया, और वॉल्यूम इसका क्यूब हो जाएगा, है ना, साइज़ दी हुई तो इसका क्यूब मीन्स 1 × 10⁻⁻6 का क्यूब। तो दिस इज़ इक्वल टू हाउ मच, 8 × 10⁻³ × 10⁻6 3 is 18, so this will be equal to 8 × 10⁻⁻15 kg. This is what you have. यहाँ डाल दीजिए इस वैल्यू को, 8 × 10⁻⁻15, तो इसका ये कितना होगा, ये निकालना है अपने नंबर ऑफ एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन डोमेन विल बी इक्वल टू, क्या क्या था भाई, दिस विल बी दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय 55, है ना, ऐसे ही क्रॉस आउट करेंगे आप। सो दिस इज योर 8 × 10⁻⁻15 था, इनटू एवोगैड्रो नंबर है 6.023 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना था, 55 × 10⁻⁻3, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे, इसके आगे नहीं। सेकेंड पार्ट, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट निकालते हैं। बी पार्ट, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। व्हाट इज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, दैट इज m। क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ एटम कितने और हर एक का डायपोल मोमेंट कितना है, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, अच्छा करना पड़ेगा, एटम्स इनटू
डायपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम तो यहाँ से निकलेंगे, वो डालना। डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है, एम की वैल्यू इज हाउ मच, 9 × 10⁻⁴। तो ये वैल्यू आप डालेंगे अपने आप और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 10⁻⁻24, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देन तीसरा पूछा है मैग्नेटाइजेशन कितनी है। सो मैग्नेटाइजेशन मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट आई वेक्टर। आई क्या होता है बच्चे, आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आप वहाँ से निकाल ही लोगे, एम की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी, जो आंसर इधर आएगा वो डालिए इसमें, और वॉल्यूम की जगह कितना दिया हुआ है आपको, 10⁻⁴ × 10⁻⁻6 था, इसका क्यूब हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू यहाँ डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर द कैलकुलेशन करके आप कमेंट सेक्शन पे डालेंगे। इसके साथ ही हम इसको ख़त्म करते हैं, बट इसमें एक चीज़ मैं करवाना चाह रही थी। अगर आपको तीनों में डिफरेंस देते हैं करने के लिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये तीनों को में डिफरेंस करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी कि क्या क्या पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपने मेंशन करने ही हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ योर फर्स्ट। हमने पढ़ा डाई, तो आप एग्ज़ाम में भी चाहे किसी भी ऑर्डर में उन्होंने दिए, आप पहले डाई मैग्नेटिक ही लिखिएगा। सो डाई मैग्नेटिक हमने पहले पढ़ा, हम उसी को पहले लिखेंगे। देन हमने उसके बाद पैरा पढ़ा, पैरा मैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, हमने 7 प्रॉपर्टीज़ की हैं। ये जस्ट हल्का सा मैं रिवीजन ही करा रही हूँ, आप अपने आप करेंगे, मैं सिर्फ हिंट्स दूंगी, ये आपके नोट्स में अपने आप आपने डिफरेंस जो है ये शो करके बनाने हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें आएगी, आप पॉइंट्स जो लिखोगे तो आप इसमें ये बात बोलोगे, दे आर वीकली रिपेल्ड, है ना। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, इसमें आपका ये पॉइंट आना था, ये वीकली क्या होते हैं, रिपेल्ड होते हैं ना। ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ऐसे मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आपने पूरी वो लिखनी है। वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, एंड दीज आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ठीक है, देन ये सेकेंड पॉइंट जो इसमें आप लिखोगे, ये वीकली रिपेल्ड है, ये वीकली, तो इसमें आई एंड एच इंटेंसिटी ऑफ दिस मैग्नेटाइजेशन एंड जो फील्ड के रिपेल्ड हो रहा है, तो आई एंड एच आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, एंड क्योंकि वो रिपेल कर रहा है, एंड नेगेटिव। ठीक है, ऑपोजिट है इसीलिए, दैट इज चलो ये कर लो, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड वीक है, सो आई इज स्मॉल, मैग्नेटाइजेशन उसकी कम होगी। इसमें आई एंड एच आर इन सेम डायरेक्शन, बट वीक है, सो आई इज स्मॉल। इसमें आई एंड एच आर इन, ऐसे इसको पूरा लिखना है, आगे चाहे एक में लिख दिया कंप्लीट, उसमें आई एच यूज कर लेना। आर इन सेम डायरेक्शन बट स्ट्रॉन्ग, therefore I is large. ठीक है, this is the point which you should write. तीसरा, chi is equal to I upon H, therefore chi is small
and negative. Here chi is small and positive. Here chi is large, very large and positive. चौथा point, mu r is equal to 1 plus chi. Therefore mu r slightly smaller than 1, that is mu r is less than 1. यहाँ mu r is slightly greater than 1, that is mu r is greater than 1. और यहाँ पे हो जाएगा mu r is very much greater than 1. फॉर्मूला यही है, इस फॉर्मूला से है. ये काय की वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है? ये चीज़ें कहाँ से? पहले हमने ये पॉइंट लिखा. ये 4 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोज मैग्नेटिक मटीरियल विच आर वीकली रिपेल्ड by the magnet are known as diamagnetic. Those are weakly attracted, they are paramagnetic. Strongly attracted, they are ferromagnetic. फिर ये पॉइंट मेन, इसे से एग्जामिनर को पता लग जाता है कि मेन पॉइंट बच्चे ने लिख दिए. बाकी वो बुक में बहुत सारे पॉइंट दिए तो उतने सारे करने की ज़रूरत नहीं है. ये मेन पॉइंट इसके यही है जो मैंने शुरू में 7 पॉइंट दिए हैं, वही 7 पॉइंट लिखने आपने. यहाँ पर आप 5वें पॉइंट पर लिख रहे नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. इसका जो हो जाए इसका 5th पॉइंट जो होगा, ये देखो, ये 1 ऐसे अलग से लिखने हैं, ठीक है. 2 3 4 इसमें हो जाएगा दैट बैडली अफेक्टेड बाय दे लूज द मैग्नेटिज्म, ये कह सकते हैं. they lose the magnetic property with rise in temperature. और इसके लिए जो 6th पॉइंट होगा, दिस इज 1st, 2nd, 3rd, 4th. इसका जो 5th पॉइंट होएगा, they change into paramagnetic. ठीक है. इसके अलावा एक वो जो ग्लास मैग्नेट के ऊपर जो आपने पाउडर्ड फॉर्म में वॉच ग्लास के ऊपर रखा हुआ था, उसकी मूवमेंट आप बता सकते हो. एक एडिशनल पॉइंट वो हो जाएगा आपका, है ना. इनकी मोशन, इसकी मोशन, दिस योर डायटोमिक जो है, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर. ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाते हैं, ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाते हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाते हैं. ये क्विकली जाते हैं, दे गो बट लिटिल स्लो. ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस. अगर ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो देखिए ये 5 पॉइंट ये हो गए. और एक और फील्ड लाइंस का था 6th पॉइंट, है ना. 6th पॉइंट, इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी आप बता दीजिए इसके अंदर से जा रही हैं, है ना. इस वाले में थोड़ी सी जा रही हैं, 5 6 पॉइंट हुई. ये इसमें इधर अंदर से गई, थोड़ी सी बाहर से भी गई, वो डायग्राम. और इस वाले में सारी की सारी बाहर से जाएंगी, ऐसे से बाहर से जाएंगी, इसके अंदर से जाती नहीं. ठीक है ना. तो देखिए सबके 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें रट्टा नहीं कुछ भी माना. अगर आपने समझा हुआ है तो यू कैन राइट द डिफरेंस. इफ़ यू राइट द 6 डिफरेंसेस, 3 में से 3 मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता. बस देख के पता लगता है कि बच्चे को सारी चीज़ें जो समझ आ गई. एग्जाम्पल्स इसमें 1st पॉइंट में आप कर भी सकते हैं. अगर एक एडिशनल और आपका मन करता है तो मेन जो डेफिनेशंस थी वही डाल दीजिए. पहला पॉइंट तो हमेशा डिफरेंस में वो होना चाहिए कि आपने वो कर दिया, और उसको लिखने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. एक में आप अच्छी से एक्सप्लेन करिए, यहाँ पर पे तो आपने पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना. ये काय की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे तो लिखा एक्सप्लेन किया, यहाँ तो वैसे ही कर दिया. ओके, आज का लेक्चर यहीं तक. इनको अच्छी से रिवाइज करें. कल हम पढ़ेंगे हाइस्टेरेसिस लूप.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।